हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी एसएस क्लासेस। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड केमिस्ट्री क्लास को पूरी तरीके से समझेंगे और इसको हम लोग पूरा डिटेल से कवर करेंगे। लेकिन क्लास 10th की एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अच्छा हो। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इन सारी टॉपिक को, पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, संयोजी कक्षा क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर हम लोग इस चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं तो आगे का जो हम लोग का क्लास रहेगा वो हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले पदार्थ क्या होता है। यानी सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। देखिए, पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग मैटर बोलते हैं, ठीक है। यानी आप लोग इस दोनों चीज़ों को जाने, यानी हिंदी को भी जाने, अंग्रेजी को भी जाने, क्योंकि जब आप लोग आगे की क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप इन दोनों चीज़ों को जानें। देखिए, पदार्थ, किसी भी चीज़ को पदार्थ कहलाने के लिए उसके अंदर तीन गुणों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ कि उसका भार हो, दूसरी चीज़ वह स्थान घेरे, तीसरी चीज़ कि उसका हम लोग अनुभव कर सकें। अगर देखिए, अगर किसी चीज़ में ये तीन चीज़ें हैं तो हम लोग उसे पदार्थ बोलेंगे। अगर उसमें ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो उसे हम लोग पदार्थ नहीं बोलेंगे। जैसे देख लीजिए, मार्कर है तो मार्कर को अगर हम लोग तौलते हैं कहीं पर तो इसका कुछ ना कुछ भार होगा। अगर हम लोग इसे कहीं रखते हैं तो ये स्थान भी घेरेगा, तथा हम लोग अगर इसे छूते हैं, टच करते हैं तो हमें महसूस होगा कि हम लोगों ने कुछ चीज़ों को छुआ है, तो यानी इसका हम लोग अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? मार्कर एक मैटर है, एक पदार्थ है। ईंट क्या है? जैसे मान लीजिए ईंट को हम लोग रखेंगे तो वह स्थान घेरेगा, उसको हम लोग छुएंगे तो पता चलेगा कि हम लोगों ने कुछ चीज़ को छुआ है, तथा उसका अगर हम लोग उसको तौलते हैं तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि उसका कुछ ना कुछ भार है। तो ये सारी चीज़ें, यानी जिस चीज़ के अंदर ये तीन गुण होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। सपोज कीजिए प्रकाश, यानी प्रकाश जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं। ये देखिए, लाइट मैटर है कि नहीं? अभी देखिए, अब आप इन प्रकाश को तीन गुणों से मिलाइए। देखिए, प्रकाश का भार होता है, प्रकाश का भार नहीं होता है। प्रकाश स्थान घेरता है। मान लीजिए आप जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, चाहे आपके घर में प्रकाश आता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्थान घेर लेता है, तो यह स्थान भी नहीं घेरता है। देखिए, प्रकाश का हम लोग अनुभव कर सकते हैं क्या? देखिए, प्रकाश का हम लोग अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग रास्ते में चलते हैं, अगर खूब तेज धूप होती है तो उसका अनुभव हम लोग करते हैं कि हम लोग को तेज धूप लग रही है, यानी उसके अंदर सिर्फ ये गुण है। अब देखिए, ऊपर वाले दो गुण नहीं हैं, एक ही गुण है, तो इसीलिए प्रकाश क्या होता है? ये पदार्थ नहीं है। प्रकाश को हम लोग पदार्थ की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अब मान लीजिए हवा है, हवा को हम लोग पदार्थ मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, हवा के अंदर भार होता है। जैसे मान लीजिए हवा को अगर आप लोग भर के, जैसे मान लीजिए तौलेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ भार होता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर, उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर दो ऑक्सीजन भरा रहता है, उसको तौलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ भार होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के घर में जो खाना बनता है एलपीजी से, यानी जो गैस रहता है, हम लोग उसमें जाते हैं गैस भरवाने, यानी वो गैस है तो उसका कुछ ना कुछ क्या रहता है? भार रहता है। तो उसी प्रकार से हवा में भी क्या होता है दोस्तों? भार होता है। वह क्या करता है? स्थान घेरता है। अगर हवा को आप लोग गुब्बारा में भरेंगे तो स्थान घेरेगा, तथा मान लीजिए आप साइकिल चला के जा रहे हैं, हवा अगर तेज से आ रही है तो आपके शरीर पर वो लगेगा, आपको महसूस होगा। तो यानी इसको हम लोग महसूस भी कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं। यानी हवा में क्या है? भार भी है, स्थान भी घेर रहा है, उसको हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। तो हवा क्या है? मैटर है। प्रकाश क्या है? मैटर नहीं है। प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है। यानी एक सिंपल शब्द में समझिए कि प्रकाश या हवा या कोई भी चीज़, उसे मैटर कहलाने के लिए उसके अंदर तीन गुणों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसका भार होना चाहिए, वो स्थान घेरे, तथा उसका अनुभव हम लोग कर सकें। अब देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि परमाणु क्या होता है। देखिए दोस्तों, परमाणु क्या होता है? देखिए, ये हमारा पदार्थ था। सपोज कीजिए एक जो हम लोगों ने ईंट लिया था ना, ये ईंट, मान लीजिए ईंट क्या था? ये पदार्थ था, ठीक है। अब इस ईंट को क्या कीजिए, आप लोग तोड़ते जाइए, सबसे एकदम तोड़ते जाइए, तब तक तोड़ेंगे जब तक कि और आगे न टूट सके।
यानी मान लीजिए एकदम आप लोग भुकनी बना दीजिए, यानी उससे और आगे वो नहीं टूट सके, यानी उससे और आगे वो नहीं टूट सके, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं परमाणु, यानी उसे ही हम लोग बोलते हैं परमाणु, एटम बोलते हैं। यानी किसी पदार्थ का, ठीक, ये ईंट पदार्थ ही तो था, इसको हम लोग तोड़ते गए, किसी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, यानी जो सबसे छोटा कण होता है, ठीक है, ये सबसे क्या रहता है, छोटा कण होता है, ठीक है, ये सबसे छोटा कण, आप लोगों ने इसको इतना तोड़ दिया है कि अब ये और टूटेगा ही नहीं, ठीक है, और इससे ज़्यादा टूट ही नहीं सकता। तो जो सबसे छोटा कण है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं परमाणु, ठीक है। अब देखिए जो परमाणु रहता है, अब आपने इसे इतना तोड़ दिया है तो ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। अपने दिमाग से सोचिए, आप लोगों ने इसको एकदम पूरा तोड़ दिया है तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहता है, ठीक। देखिए यानी इस परमाणु क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों ने समझ लिया कि पदार्थ जो रहेगा उसको हम लोग तोड़ते जाएंगे, जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा उसे हम लोग परमाणु बोलेंगे। तो परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा कण। आपने इसे इतना तोड़ दिया है, बेचारे को इतना तोड़ दिया है तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, ठीक है। और जब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा तो ये क्या रहेगा, ये बहुत सक्रिय होता है, यानी ये बहुत सक्रिय होता है, ये चाहता है कि हम स्वतंत्र अवस्था में रहें, हम किसी तरफ से स्वतंत्र अवस्था में जाएं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, बहुत जल्दी से क्रिया करने को बेताब रहता है कि कोई मिले हम उससे अभिक्रिया कर लें। तो हम लोग समझ गए परमाणु क्या होता है। अब देखिए यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कि अणु क्या होता है, यानी अणु को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। देखिए अणु बनने के लिए, देखिए जो अणु रहता है वो परमाणुओं से मिलकर बना रहता है, यानी किसी भी चीज को अणु बनने के लिए कम से कम 2 परमाणु का होना जरूरी है। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन इसको अणु बनने के लिए कम से कम 2 परमाणु का तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी अणु परमाणुओं से मिलकर बने रहते हैं, ठीक है। और ये क्या रहता है, ये स्वतंत्र रहता है, ये क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, ठीक है, ये स्वतंत्र रहता है, ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होने के कारण ये अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, ये जो हमारा परमाणु रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझ, अब देखिए एक तो ये बहुत छोटी चीज़ है और ये उससे बड़ी चीज़ है। तो ये जो सबसे छोटी चीज़ है इसको हम लोग किस में नापते हैं, परमाणु को हम लोग किस में नापते हैं। मान लीजिए हमारा एटम है, ठीक है, तो हम लोग परमाणु को किस में नापेंगे, परमाणु को हम लोग नापते हैं, अभी इसको हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि परमाणु को हम लोग किस में नापते हैं। ये इतनी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। अब आगे हम लोग समझते हैं। देखिए ये हम लोग परमाणु समझ चुके हैं कि परमाणु क्या होता है। अब आगे चलने के बाद जैसे जैसे रिसर्च होता गया उसके बाद ये पाया गया कि ये जो परमाणु भी होता है ना, इस परमाणु, अगर ये मान लीजिए एक परमाणु है, ठीक है, तो ये पाया गया कि इस परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को समझते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये रहते हैं और कैसे रहते हैं। देखिए हमारा ये मान लीजिए परमाणु है, ठीक है दोस्तों, ये परमाणु है। तो इस परमाणु में के अंदर एक होता है नाभिक, ठीक है, नाभिक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। देखिए नाभिक क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, किसी भी परमाणु का जो सबसे महत्वपूर्ण वाला भाग होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण, यानी सबसे महत्वपूर्ण वाला भाग जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग वही होता है नाभिक, ठीक है। और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब देखिए नाभिक कहीं आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी हम बोलें कि इसका नाभिक, तो इसके नाभिक में आप लोग समझ जाएंगे कि इसका नाभिक जो इसका सबसे महत्वपूर्ण वाला भाग होगा वो वही इसका नाभिक होगा, और इसके नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये देखिए हमारा क्या है, ये एटम है, यानी जो सबसे छोटा पार्ट था, यानी जिसको हम लोगों ने सबसे ज़्यादा तोड़ा था वही एटम है। अब इसके एटम के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर ये नाभिक हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिए जो नाभिक रहता है, इसकी नाभिक को हम लोग किस में नापते हैं, नाभिक को हम लोग मेजर करते हैं फर्मी में,
ठीक है। जैसे और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। और जो हमारा एटम है, ठीक है, इसको हम लोग किस में नापते हैं? इसको हम लोग नापते हैं एंगस्ट्राम में, ठीक है, एंगस्ट्राम में। और जो एक एंगस्ट्राम होता है वो 10⁻10 मीटर का होता है। अब देखिए, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो एटम को हम लोग नाप रहे हैं वो एंगस्ट्राम में नाप रहे हैं, नाभिक को हम लोग नाप रहे हैं वो फर्मी में नाप रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये बहुत छोटी मात्रा है, ठीक है। तो छोटी मात्रा को नापने के लिए हम लोग छोटे मात्रा का ही प्रयोग करेंगे। ये बड़ा है इससे, तो इससे इसको हम लोग बड़ा मात्रा का प्रयोग करेंगे। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप लोग जा रहे हैं चीनी लाने, ठीक है, तो चीनी लाने अगर आप लोग जाएंगे तो चीनी लाने जाएंगे तो कहेंगे आधा किलो चीनी दे दीजिए या 1 किलो चीनी दे दीजिए। अगर उसी चीनी के स्थान पर आप लोग अगर कपूर लाने जाते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे कि 5 ग्राम कपूर दे दीजिए, 2 ग्राम कपूर दे दीजिए, 10 ग्राम कपूर दे दीजिए। यानी कपूर जो है वो छोटे मात्रा में, तो अगर उसे हम लोग छोटे मात्रा में जब नाप रहे हैं तो उसे हम लोग ग्राम में बोल दे रहे हैं। चीनी, चूंकि चीनी को हम लोग बड़े मात्रा में नाप रहे हैं इसलिए उसको हम लोग किलोग्राम में बोल दे रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। ये नाभिक जो है, नाभिक छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम लोग फर्मी में नाप देते हैं। और जो ये एटम है ये थोड़ा उससे बड़ा है तो इसीलिए हम लोग एंगस्ट्राम में नाप देते हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली। अब देखिए आगे हम लोग ये समझते हैं कि जो संयोजी कक्षा होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या चीज़ होता है। देखिए पूरी जो केमिस्ट्री घूमते रहती है वो इन दोनों के आगे पीछे घूमती रहती है, यानी संयोजी कक्षा और संयोजी इलेक्ट्रॉन के। कोई नया चीज़ बन रहा है, कोई अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया नहीं हो रही है, ये सिर्फ इन दोनों की वजह से, संयोजी कक्षा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए, ये हमारा मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, यानी जिसको हम लोग परमाणु बोल रहे हैं, ठीक। इसमें क्या होगा? नाभिक होगा। नाभिक मतलब सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग। और जो इस नाभिक में क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन को चारों ओर चक्कर लगाने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ठीक है, ऊर्जा इसी नाभिक से मिलती है। अभी हमने आपको बताया कि नाभिक क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण भाग। तो भैया सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो क्यों हम लोग इससे बोल रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग है? क्योंकि ये ऊर्जा दे रहा है ना, यही ऊर्जा दे रहा है इसको घूमने के लिए, ये घूम रहा है इसी ऊर्जा के कारण, इसीलिए इसको हम लोग सबसे महत्वपूर्ण भाग बोलते हैं। नाभिक को ही सबसे महत्वपूर्ण भाग बोलते हैं। अब देखिए, अब जो बाहर वाला सेल रहता है ना, बाहर वाला, यानी जो बाहर वाला कक्षा रहता है, ये बाहर वाला जो कक्षा रहता है, देखिए इस कक्षा को केमिस्ट्री में हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो बाहर वाला कक्षा रहता है इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? संयोजी कक्षा, यानी इसको बैलेंस सेल बोल देते हैं, ठीक है। और देखिए, और इस बाहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है इसे ही हम लोग बोल देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, तो ठीक है, बाहर वाली कक्षा को हम लोगों ने संयोजी कक्षा बोल दिया, यानी बैलेंस सेल बोल दिया। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो अंदर वाले कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कोर कक्षा, यानी कोर सेल। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, यानी कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप एक चीज़ ये समझिए कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें सिर्फ संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, संयोजी कक्षा भाग लेता है, कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है। यानी संयोजी कक्षा ही भाग लेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेगा, न कोर कक्षा भाग लेगा न कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। तो हम लोग आगे जो भी चीज़ें पढ़ेंगे इसी संयोजी सेल के इर्द गिर्द पूरी केमिस्ट्री को हम लोग घुमाएंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज
खोज जे टॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो आगे का जो हम लोग का क्लास रहेगा, अगर आप इन कॉन्सेप्ट को कि पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, संयोजी कक्षा क्या होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन चीज़ों को आप लोग अगर अच्छे से जानते हैं तो आगे की केमिस्ट्री बहुत ही रोचक होगी, आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। थैंक दोस्तों, होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद।